हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और लास्ट में अपन ने जो है अभिक्रियाएं पढ़ी थी, है ना। अभिक्रिया वाला पोर्शन अपना पूरा हो गया था। अब एक अच्छा टॉपिक लेते हैं जिसमें समझने का काफ़ी काम है और एग्ज़ाम में भी वहाँ पर आपके कम से कम 2, 3, 4 तक क्वेश्चन जो है एक एक एग्ज़ाम में यहाँ से आए हुए हैं। टॉपिक का नाम है, हेडिंग लगाएं अगली यूनिट, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाँ वो मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा। कल मैं आया नहीं ना तो क्वेश्चन बना नहीं पाया। आज क्वेश्चन करवा के फिर ये करवा के वो क्वेश्चन करवा दूंगा। सारे तीनों के बाकी है, मुझे पता है, फिजिकल, केमिकल चेंजेज और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ध्यान देंगे साथियों। हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। एक शब्द है यहाँ पर हाइड्रो, एक शब्द क्या है हाइड्रो, और एक शब्द क्या है कार्बन। हाइड्रो का मतलब क्या है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन तत्व है। हाइड्रोजन जो है ये आता है 1 नंबर पर, ठीक है, और कार्बन आता है 6 नंबर पर। इस हाइड्रोजन को कहते हैं आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का आवारा तत्व। ठीक है, ये घूमता रहता है इधर उधर, इसलिए आवारा तत्व है। ठीक, और ये जो कार्बन है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे कि इस कार्बन की जो संयोजकता होती है, क्या होती है संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या समझते हैं, वैलेंसी, वो कितनी होती है +4। +4 का मतलब क्या है, +4 का मतलब है, संयोजकता का मतलब होता है कि ये अन्य तत्वों के साथ बंध बनाएगा। और कार्बन अन्य कितने तत्वों के साथ, 4 तत्वों के साथ क्या कर सकता है, बंध बना सकता है। कितने तत्वों के साथ बंध बना सकता है, 4 तत्वों के साथ बंध बना सकता है। जब भी कोई तत्व किसी दूसरे के साथ बंध बनाएगा, ए बी के साथ, ठीक है, जब बंध बनाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्या बनेगा, बंध बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, सह संयोजक बंध कहलाएगा। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और आपस में बंध बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन की कैपेसिटी होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और 4 इलेक्ट्रॉन दे करके और क्या कर सकता है, ये बंध बना सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी संयोजकता कितनी है, 4। ये एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन देकर ये 4 अन्य तत्वों के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, और यहां हम कहते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 मतलब ना तो कार्बन 4 से कम के साथ जुड़ेगा और ना ही 4 के ज़्यादा के साथ, क्योंकि 4 से कम जुड़ेगा या 4 से ज़्यादा तत्वों के साथ जुड़ेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसलिए कार्बन जो है वो अपनी 4 संयोजकता हमेशा पूरी करता है। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की ये संयोजकता किससे पूरी हो, हाइड्रोजन से पूरी हो। किससे पूरी हो, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई तत्व नजर आ रहा है क्या, नहीं है। कार्बन ने अपनी चारों की चारों संयोजकता किससे पूरी की, हाइड्रोजन से। किससे, हाइड्रोजन से। इसलिए बनने वाला ये जो पदार्थ हो गया, इसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 4, तो ये बन गया CH4। और CH4 को कहते हैं मेथेन। क्यों कहते हैं, बात करेंगे आगे नामकरण में। तो ये जो मेथेन है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अन्य तत्व नहीं है, इसलिए ये क्या है, हाइड्रो और कार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व नहीं होता है, या यूं कह दो कि जब कार्बन अपनी संयोजकता केवल और केवल हाइड्रोजन से पूरी करता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात क्लियर है, यस। तो ये 2 सामान्य बातें अपन ने देखी। अब बात आती है कि साहब ये हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोकार्बन है क्या। तो क्या है भाई हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जो है, ये हाइड्रोकार्बन है ईंधन। क्या है, ईंधन है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ईंधन। और हम जानते हैं कि ईंधन से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। ईंधन से क्या प्राप्त होती है, इसका मतलब ईंधन जलेगा, ईंधन का क्या होगा, दहन होगा। और जब दहन होगा तो उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो अभिक्रिया कौन सी होगी, उष्माक्षेपी होगी। कौन सी होगी,
ऊष्माक्षेपी होगी। तो कुल मिला के हाइड्रोकार्बन ईंधन है। क्या है? अब ईंधन के रूप में जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो पहले मैं इस ईंधन को समझा देता हूं। देखो ईंधन जो होता है, ईंधन ये अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ईंधन अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो हम कहेंगे कौन सा ईंधन? ठोस ईंधन, ठोस ईंधन, सॉलिड फ्यूल। एक हम कहेंगे लिक्विड फ्यूल, द्रव ईंधन। एक हम कहेंगे कौन सा ईंधन? गैस ईंधन। कौन सा ईंधन? गैस ईंधन। ठीक है, ओके। ठोस ईंधन में किसको शामिल करेंगे भाई? जैसे ठोस ईंधन में हम शामिल करेंगे लकड़ी, ठोस ईंधन में हम शामिल करेंगे कोयला। किसको? कोयला को। ठोस ईंधन में शामिल करेंगे हम गोबर को। किसको? गोबर को। ठोस ईंधन के अंदर जो है वो शामिल होता है कोल। कौन होता है? डामर को क्या बोलते हैं? चारकोल उसमें आएगा। ठीक है, इसमें आप कोल ही है शायद, वो कोल है, कोयला लिखो ना यार, कोयला लिख दिया। ठीक है, ओके। ये सब क्या है? ये ठोस ईंधन है। क्या है? ठोस। द्रव ईंधन की हम बात करें तो द्रव ईंधन में कौन आएगा बोलो? पेट्रोलियम। कौन आएंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कौन शामिल है? तो पेट्रोलियम पदार्थों में शामिल आपका पेट्रोल, या फिर डीजल इसमें शामिल है, या फिर आपका घासलेट केरोसिन, केरोसिन, या आपका चारकोल। कौन है? ये चारकोल है। यहाँ पे चारकोल ठोस है, ये पूछता है प्रश्न। ठीक है, और उसको बोलते हैं कोलतार। ठीक है, डामर बोलते हैं कोलतार, कोलतार। ये सब क्या है? ये आपके द्रव ईंधन है। क्या है? द्रव ईंधन है। जैसे नेफ्था, नेफ्था, जैसे एथेनॉल, ये सब क्या है? ये सारे द्रव ईंधन में शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? द्रव ईंधन में। गैस ईंधन में कौन आएगा भाई? तो इसमें आ जाएगा जैसे प्राकृतिक गैस, सीएनजी, जैसे एलपीजी। एक आजकल सीएनजी एलपीजी के अलावा एक और गैस आ रही है, उसका नाम क्या है? एक और गैस है, जैसे सीएनजी बोल रहे हैं, ऐसे एलपीजी बोल रहे हैं, ऐसे एक और है एलएनजी। कौन सी है? एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस। एलएनजी कौन सी गैस? ये आजकल शब्द लगा देता हूँ इसके आगे, आजकल, ये पूछ लेता आपके रेलवे में। एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस। इसके अलावा आपकी बायोगैस, जिसे आप गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस। ये सभी क्या है? ये सारे के सारे गैस ईंधन है। कैसे ईंधन है? गैस ईंधन है। क्या है? गैस ईंधन। अब ईंधन शब्द आ गया, इसलिए अपन थोड़ी सी बात करें, क्योंकि अलग से ईंधन का टॉपिक है नहीं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। 3 प्रकार के अपन ने ईंधन देखे अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन से ठोस में, कौन कौन से द्रव में, कौन कौन से गैस में, हमने इसकी बात की। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार ये आ जाता है कि साहब ये जो ईंधन के स्रोत हैं, किसके स्रोत? ईंधन के स्रोत। तो इस ईंधन के स्रोत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, या ईंधन जो है वो स्रोत के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो ईंधन के स्रोतों की हम बात करें तो एक तो आपने नाम सुना होगा परंपरागत स्रोत। क्या सुना होगा? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नाम सुना है सबने? बिल्कुल सुना है, 8वीं क्लास में। ठीक है, याद नहीं वो अलग बात है। दूसरा क्या है? अपरंपरागत स्रोत। अब यहाँ थोड़ी सा दिक्कत आती है, इनके नाम के अंदर दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है? इससे कहते हैं अनवीनीकरणीय, अनवीकरणीय, और इसे कहते हैं नवीकरणीय, रिन्यूएबल, नवीकरणीय, नवीकरणीय। ये स्रोत हैं ईंधन के, ऊर्जा के कह दो आप डायरेक्ट। ठीक है, देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन आएगा? परंपरागत, जो परंपरा से चला आ रहा है। जैसे पहले परंपरागत था कि दादाजी किसी शादी में जाते थे, या परदादाजी किसी शादी में गए, शादी किसी की हो रही है, वहाँ कोई छोरी देखी और बोला साहब हमारे एक छोरा है, शादी पक्की। ना शादी करने वालों को पता है, ना लड़के को पता है, ना लड़की को पता है। क्या है? परंपरा। ये परंपरा चली आ रही है।
वो अलग बात है, आजकल लेके भग जाते हैं, परंपरा को तोड़ दिया गया है, वो अलग बात होगी। वो है परंपरा, जो हमने जब से देखा तब से वैसे ही चला रहा है, वो क्या है, परंपरागत। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोयला, कोयले से जेम्स वाट ने भाप बनाई और रेल के इंजन को चलाया, तो क्या हो गया, परंपरागत हो गया। कहाँ से आया कैसे आया हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो परंपरागत हो गया। कैसा हो गया, परंपरागत। तो कोयला क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोल डीजल भी देखते आ रहे हैं लगातार, तो डीजल भी परंपरागत स्रोत है और पेट्रोल भी परंपरागत स्रोत है। और जल ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। जल ऊर्जा जानते हो क्या, जल ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। जल ऊर्जा मतलब टरबाइन को घुमा रहे हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे टरबाइन घूम रहा है और विद्युत बन रही है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो रही है। तो ये परंपरागत है, परंपरा से चले आ रहे हैं। फिर हमने इसी के लिए कहा अनवीकरणीय है। कोयला खपत हो गया तो क्या उसको वापस प्राप्त कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो अनवीकरणीय हुआ ना भाई, खपत हो रहा है, जिसका डैमेज हो रहा है, कम होता जा रहा है। डीजल खत्म हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल जो खत्म हो गया वो खत्म होता जा रहा है, वापस थोड़ी ना आ सकता है, नहीं। ऐसे ही जल ऊर्जा, अब जल ऊर्जा हालांकि खत्म नहीं हो रही, लेकिन परंपरा से काम ले रही, इसलिए परंपरागत हो गया। इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना है। परंपरागत, अपरंपरागत में कौन आएगा, अपरंपरागत में जो हाल ही में चले 2, 5, 10, 20, 25 वर्षों के अंदर ही जिनका उद्गम हुआ है ऊर्जा के, ऐसे स्रोत क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अपरंपरागत। जैसे जीर्ण माता, रेवासा में जीर्ण माता के वहां लगे हुए हैं पवन चक्कियां, तो हवा आज भी चलेगी तो हवा कल भी चलेगी, हवा आज भी चलेगी तो हवा कल भी चलेगी। सूरज आज भी निकलेगा तो सौर ऊर्जा आज भी मिलेगी तो कल भी मिलेगी। और सौर ऊर्जा तब भी मिल रही थी जब ये चीजें थी, लेकिन पता नहीं था। क्या कोयले से पहले कोयला पहले आएगी, सूर्य पहले आए, सूर्य पहले होगा, ठीक है। इसका मतलब सूर्य था, सौर ऊर्जा पहले थी, लेकिन वी डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, हमें इसके बारे में पता नहीं था। तो वो क्या हो गई, अब आइए वो सामने। तो गैर परंपरागत, इसी को हिंदी में कह सकते हैं अपरंपरागत या गैर परंपरागत या नवीकरणीय, यानी जो वापस रिन्यूलाइज हो जाए। जैसे गोबर गैस, ठीक है, तो गोबर गैस क्या है, अपरंपरागत है। अब जाके हमें पता चला कि टैंक बनाना है, गोबर डालना है, उसमें गोबर गैस बनेगी, उपयोग करना है, और वो क्या है, नवीकरणीय है। आप कहेंगे साहब गोबर नवीकरणीय कैसे, गाय फिर घास खाएगी फिर गोबर देगी, देगी कि नहीं देगी, तो क्या हो गया, नवीकरण हो रहा है, रिन्यूलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो जहां नवीनीकरण होगा, जहां चीजें वापस प्राप्त होंगी, वो इसमें आएंगी। तो एक तो हो गया आपका सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एक हो गया अपना पवन ऊर्जा। और ध्यान रहे, सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पर है, पवन ऊर्जा में गुजरात पहले नंबर पे है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी में ऑल ओवर अपन सेकेंड नंबर पे है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और क्या बोली मैंने, बायोगैस, बायोगैस, और बोलो परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, गैर परंपरागत है, नवीकरणीय है, जो परंपरा से चले नहीं आ रहे, अब आए। अब यहां मैं एक चीज आपको बताऊं कि जैसे कोयला है, कई बार कहता है कि कोयला, डीजल, पेट्रोल ये कैसे ईंधन है, कहां से आए भाई, नीचे से हम खोद के निकाल रहे हैं, कहां से आए होंगे, नीचे भी कुछ ना कुछ तो होगा जहां से आए, तो कहां से आई है भाई। कालांतर में पृथ्वी की उथल पुथल हुई, वनस्पतियां नीचे दब गई, और वनस्पति जंगल के जंगल नीचे दबे, और भूगर्भ की जो टेम्परेचर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे, तापमान बढ़ेगा या घटेगा, तापमान आधे कह रहे हैं बढ़ेगा, आधे कह रहे हैं घटेगा, कम होगा। जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा। यही कारण है कि जैसे राजस्थान में माउंट आबू हाइट पे, वहां टेम्परेचर कम मिलेगा, ठीक है। हिमालय और भी हाइट पे, वहां बर्फ मिलेगी आपको, ठीक है। और भूगर्भ की गहराई में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए कई बार क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, मैं आपको टास्क दे देता हूं, ये आप रेलवे वाले मुख्य रूप से विद्यार्थी हैं भाई, रेलवे की भी एग्जाम दोगे आप लोग। आप एक चीज देखते हैं, जैसे आप जंक्शन पे जाएंगे तो जंक्शन पे जैसे नाम लिखा हुआ है सीकर, क्या लिखा हुआ है, शिखर लिखा हुआ है। वो जो पीला बोर्ड है ना, पीले रंग से, मुख्य रूप से किस रंग से लिखा मिलेगा, पीले। तो ये भी आपको बताना है कल मुझे कि रेलवे ने ऐसा क्या कर रखा है, क्या लेके खा रखा है पीले रंग का, कि वो पीले रंग का उपयोग करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। एक ये बताना कि सिग्नल के अंदर एक तो रेड कलर, एक येलो कलर और एक ग्रीन कलर,
ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं। और सबसे खास बात जो जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं टेम्परेचर पे, इस बोर्ड के नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई इतनी इतनी, है ना, ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई इतनी इतनी। वो जो तल है वो किस लिए, वो टेम्परेचर और ग्रेविटी के लिए काम में आता है। किसके लिए, टेम्परेचर और ग्रेविटी के लिए काम में आता है, ठीक है। तो आपको केवल ये बताना है कि वो पीले रंग का उपयोग क्यों करते हैं। ओके, पता है क्या किसी को? देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे बरसात हुई, ठीक है, जैसे बारिश हुई, बारिश होके रुकी, अक्सर देखना बारिश होकर जैसे ही रुकती है तो लड़के तो नहीं, लड़के तो क्या बुद्धू होते हैं, लड़कियां पीले रंग के कपड़े पहन के निकलती हैं, ठीक है। आपने गौर नहीं किया होगा, मैंने गौर किया है, ठीक है, आप भी गौर करना। अब आप गौर करोगे, कई बार क्या होता है, चीजें होती पास आस पास ये पता नहीं चल पाता। पीला जो रंग होता है ना, उसके प्रति मानव के नेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? पीले रंग के लिए मानव के नेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। देखो रेड कलर हो रखा है बत्ती में, आपको पता है कि रुकना है, तो रेड कलर क्यों काम में ले रहे हैं? रेलवे रेड कलर काम में क्यों लेता है? तो रुका दूंगा मैं तो काला दिखा दूंगा कि भाई इससे रुक जा, फिर लाल ही क्यों दिखाना है, दूर से दिख जाए। वो बोलो कि उसकी वेवलेंथ हाई होती है। क्या होती है? वेवलेंथ का मान ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का, और सबसे कम बैंगनी रंग का। तो बैंगनी कम दिखेगा, लाल रंग ज्यादा दिखेगा। लाल रंग क्या होगा? ज्यादा दिखेगा। इसलिए आपको किसी पार्टी में डिफरेंट फोकस बनना होता है ना, तो लाल कलर के कपड़े पहन के जाया करो, ठीक है। तो लाल रंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा है। क्या है? तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा है। तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा है तो दूर तक दिखेगा, इसलिए आप काफी दूर से दिखाएंगे तो वो दिख जाएगा। इसलिए जितने भी सिग्नल वगैरह होते हैं वो रेड होते हैं, ऊपर नीचे जो भी लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लाल रंग हमें दूर से दिख गया इसलिए हमने उसका उपयोग किया। फिर लाल के बाद क्या आता है? ग्रीन। भाई चलने के लिए हम रुके हुए हैं, ठीक है, फिर हम चल रहे हैं, ग्रीन हो गई बत्ती। क्या हो गई? ग्रीन। अब ग्रीन क्यों काम में ले रहे हैं? देखो आपने एक चीज देखी होगी, VIBGYOR, मध्यमान में कौन है? ध्यान रहे, मैं बता देता हूं आपको पीले रंग का ज्यादा उपयोग क्यों करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको, मुझे कंफर्म पता है, आपको नहीं पता, और ऐसे काफी बार प्रश्न आए हुए हैं और सबके गलत हुए हैं। वो कहता है कि निम्न में से, या विबग्योर में, या इंद्रधनुष में, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। हालांकि मैं फिजिक्स में घुस गया चलते चलते, कोई बात नहीं, पढ़ानी मुझे ही है। होता क्या है कि इंद्रधनुष में तरंग दैर्ध्य में मध्यमान किसका है? मैंने शब्द काम लिया, मैं दो प्रश्न बोल रहा हूं। इंद्रधनुष में मध्यमान किसका है, और इंद्रधनुष में तरंग दैर्ध्य का मध्यमान किसका है? और कल आप मुझे यह भी बताओगे कि स्वच्छ भारत अभियान में जो गाना चलता है ये किसने गाया था और कब से भारत सरकार ने इसे लागू किया था? ये फेवरेट क्वेश्चन है आपके इसका, रेलवे का, ठीक है ना। ऐसे ही तो पढ़ते हैं, वो जा रहे हैं तो उसका भी उपयोग करते हैं। जरूर बताओगे मुझे, मैं आते ही पूछूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन के दौरान, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चल रहा है, SBM 2.0 चल रहा है वर्तमान में। इस SBM 2.0 का कार्यकाल क्या है, और ये जो गाना इसके अंदर लगाया गया, कचरा संग्रहण, गार्बेज कलेक्शन के लिए जो लॉरीज लगाई गई हैं, इन लॉरी में जो गाना बजता है ये किसने गाया है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, कहाँ था रे मैं? अरे मैं तो क्या पढ़ाने लग गया, कहाँ था मैं? वापस लाओ मुझे। हाँ, मध्यमान में मैंने दो पूछे। मैं कहूं इंद्रधनुष में बीच में रंग कौन सा है? 1 2 3। देखो इंद्रधनुष में तो बीच में कौन है? ग्रीन है। 3 इधर 3 इधर, ग्रीन है, ठीक है। और मैं कहूं कि तरंग दैर्ध्य में मध्यमान किसका है? तो येलो का है। तरंग दैर्ध्य जो होती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य का अगर मान देखें, सबका अलग अलग रंगों का मान देखें अपन, ठीक है, तो वो बीच में मान किसका है? येलो का। इसलिए कई बार येलो जो है वो तरंग दैर्ध्य शब्द देके बीच का मान पूछे तो येलो करना है, प्रश्न आया हुआ है, गलत हुआ है काफी का। तो ये जो ग्रीन है ये लगभग मध्य मान होता है, यानी इसका विक्षेपण कम होता है। ग्रीन का विक्षेपण कम होता है, आंखों को सुहाता है। यही कारण है कि डॉक्टर लोग जो है वो मोस्टली किस रंग का पहनते हैं? ग्रीन कलर का पहनते हैं। और मैंने भी बैकग्राउंड कैसा कर रखा है? ग्रीन ही कर रखा है। आपने कहा ना सर ग्रीन कर दो सर, पहले दिन यही कहा आपने। क्यों कहा? आपको पता नहीं था, लेकिन आपकी आंखों को अच्छा लग रहा था। क्यों? इसका विक्षेपण कम होता है, मध्यमान में विक्षेपण होता है। ना तो बहुत ज्यादा विक्षेपण फैलेगा कि कुछ दिखे नहीं, ना बहुत ज्यादा कम विक्षेपण होगा कि कुछ दिखे नहीं, मध्यमान में विक्षेपण होता है, इसलिए दिखने में बेहतरीन होता है आंखों के लिए। ओके, अब बच गई बात पीले रंग की। तो लाल रंग हुआ
हम रुक गए, ग्रीन सिग्नल हुआ, चल दिए, लेकिन ग्रीन के बाद डायरेक्ट लाल नहीं होता है, ग्रीन के बाद थोड़ी देर येलो होता है और फिर रेड आता है। यानी कि आप दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है, आप दौड़ के आ रहे हैं, यहां बत्ती लगी हुई है, आप इधर से आ रहे हैं। अब मान लो एट ए टाइम आपकी गाड़ी 40 की स्पीड पे है, अब आप ब्रेक लगाओगे तो कम से कम 2 फीट आगे जाओगे। आप बत्ती के जस्ट पास आने वाले थे क्योंकि यहां पर आपको रेड दिख रहा था, लेकिन जैसे आप बत्ती के बिल्कुल नजदीक आए 2 फुट दूर, ये कैसा हो गया, रेड हो गया, एकदम से रेड हो गया। एकदम से रेड होगा तो ये तो रुकेगा, इसका मतलब इधर से आने वाले के लिए ग्रीन होगा तो वो इधर जाएगा, ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मिट जाएंगे, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रेड के बाद ग्रीन और ग्रीन के बाद वापस क्या आएगा, येलो। क्या आएगा, येलो। येलो कहता है कि भैया अब सेंसिटिव मामला है, अब इन दोनों के लिए सेंसिटिव मामला है कि ये तो चलने वाला है, ये रुकने वाला है, लेकिन हो सकता है 5-7 सेकंड ये नहीं रुके और ये नहीं चले, तो आप लोगों की ये भिड़ंत ना हो। इसलिए जैसे ही आएगा तो येलो में ये चलता रहेगा, ये दूर रहेगा, ऐसे ही तो होता है, तो वो सेंसिटिव है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पीला रंग जो है वो संवेदनशीलता को, कि अब ये ऐसा टाइम है कि भैया एक्सीडेंट हो सकता है कहीं से भी आके, इसलिए ध्यान रखना है। तो येलो कलर आंखों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए येलो कलर का उपयोग क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। क्या बारिश वाली बात, अरे वाह, तू वहीं अटका हुआ है, अच्छा ये देखा मैं, आगे तो कुछ बताया नहीं, फिर क्या हुआ, हाँ बस मैं देखा, देखने के बाद कुछ नहीं किया, ठीक है। अरे वही तो है, बारिश होगी, पॉल्यूशन क्लीन हो जाएगा, वातावरण साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सूर्य की किरणें डायरेक्ट येलो कलर पे आएंगी तो वो ऐसे फैला फैला नजर आएगा, ठीक है, सेंसिटिव होगा। कई बार नहीं देखते कि कपड़ा पहना हुआ है बस यहाँ तक, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि ये कपड़ा ऐसे फैल रहा है ना, मतलब चमकता हुआ दिखाई देता है, तो लड़की चमकती हुई दिखाई देती है, गधे, ठीक है। और चमकती हुई चीजों को कौन नहीं देखना चाहेगा, बताओ भाई, बुलाती है मगर आ जाओ। ये बात क्लियर हो गई, ईंधन वाला मामला ये मैंने बीच में ले लिया, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ रे, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो ये हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। किसके रूप में, देखो ईंधन के रूप में हम करेंगे तो जैसे एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, इसके अलावा आपके जो है वो पॉलीथीन, ठीक है, ये सारे बताऊंगा मैं आपको, पॉलीथीन, पॉलीएथाइन, ठीक है, पॉलीएथीन, ये सारे क्या हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। यानी कि मैं आपको जब फॉर्मूला बनाना बताऊंगा तो जहां सी और एच आई, संख्या कितनी हो, कार्बन कितने हो सकते हैं, हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, लेकिन टाइप 2 ही है। जैसे स्टूडेंट कितने टाइप के हैं यहाँ पे, 2, बॉयज गर्ल्स हैं कितने भी वो अलग बात है। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन होगा केवल तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन में एलपीजी, सीएनजी, इनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मैं लास्ट में लिखा दूंगा, एक बार मैं आपका थोड़ा सा माहौल बना देता हूँ ताकि अगली क्लास मुझे पढ़ाने में जोर नहीं आए। देखो एलपीजी की हम बात करेंगे, मान लो एलपीजी क्या है भाई, लिक्विफाइड, क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये और एक नाम आपने पढ़ा है सीएनजी, क्या पढ़ा है, सीएनजी। सीएनजी का नाम क्या है पूरा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड सीएनजी, और हु इज द बेस्ट फ्यूल इन अर्थ, इन एनवायरमेंट, बोलो सबसे अच्छा ईंधन, सीएनजी या एलपीजी, ठीक है कोई बात नहीं, बताते हैं कॉन्सेप्ट बताते हैं। एलपीजी की क्या खास बात है भाई, वायु से भारी होती है, वायु से भारी होती है। सीएनजी वायु से हल्की होती है, वायु से क्या होती है, हल्की। भारी गैस है, क्या गाठा होगा, बाद में लिख लेना, मैं बताऊं, वैसे एक बार समझ लो। भारी गैस है, क्या गाठा होगा, जहां पर इसका रिसाव होगा नीचे बैठेगी, जहां पर रिसाव होगा नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो आग लगने की संभावना होगी। जैसे माखरोटा में गैस कांड हुआ था जयपुर में,
अगर वो सीएनजी होती तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सीएनजी हल्की होती है, जैसे रिसाव होगा ऊपर उड़ जाएगी, जैसे रिसाव हुआ ऊपर उड़ जाएगी। क्या कारण है कि कमरों में रोशनदान छोड़े जाते हैं? गर्म जब होती है गैस तो हल्की होती है, हल्की होती है तो ऊपर उठती है, तो एग्जिट के लिए चाहिए। अब एलपीजी भारी है, इसलिए जिस स्थान पर इसका रिसाव होगा तल में जम जाएगी, गलती से वहां पे कोई चिंगारी या तिल्ली जला ली, मान लो कोई बीड़ी बीड़ी जला, लेकिन इस चक्कर में चला लिया आपने माचिस, तो काम खराब हो जाएगा, है ना, विस्फोट हो जाएगा, आग लग जाएगी। अब मुझे एक बात बताएं कि फिर हमें पता कैसे चले भाई कि एलपीजी का रिसाव हुआ है? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि एलपीजी के भौतिक गुण बताओ। भौतिक गुण समझते हो? भौतिक गुण ठीक वही होते हैं जब आप लड़की देखने जाते हो, नौकरी लग गए, जमाना बदल गया, अपरंपरागत मामला हो गया, घर वालों ने कहा बेटा तू देख के आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे हो रहा है आजकल, देखने जाती है ना, देखा होगा आप में से कईयों ने। तो आप क्या देख के आते हैं? भौतिक गुण ही तो देख के आते हैं, आंतरिक गुण तो बेटा घर पे आने के बाद पता चलते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ? बाह्य रूप, रंग, आकार, 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 ठीक है भाई, लड़की मोटी है पतली है ना, तो वो क्या होते हैं? आकार होते हैं, वो बाह्य। हमें जो चीजें बाहर से दिखती हैं, रूप, रंग, आकार, ठीक है, अवस्था, स्वाद, वो तो खैर क्या बता, ठीक है, स्वाद, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये सारे भौतिक गुण हैं। क्या है? भौतिक गुण। सबसे मेन पॉइंट पे जहां आपको लेकर जाना मैं चाह रहा हूं, आप समझ जाएंगे, मैं वहीं लेके जाना चाह रहा हूं। मुख्य रूप से हम फोकस करते हैं रंग पे, किस पे? कलर पे, रंग पे, है ना। तो एलपीजी के भौतिक गुणों में हम बात करें और मैं आपसे पूछूं कि एलपीजी का रंग कैसा है, बोलो। तो एलपीजी का रंग कैसा है? अरे एलपीजी तो घर पे काम में लेते हैं ना सभी, तो रंग कैसा उसका? गोरा या काला? एलपीजी का रंग कैसा? थोड़ा सांवला सा है ना, यही है। एलपीजी रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन। इसके भौतिक गुणों में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रंगहीन होती है। और इसकी गंध कैसी होती है? गंधहीन होती है। आप कहो रहे सर ये तो गड़बड़ बता रहे हो आप, गंधहीन होती नहीं, इसमें तो गंध आती है ना, कि अभी लाओ सिलेंडर, दबाओ पिस्टन, जैसे ही निकलेगी तो सारा यहाँ बदबू हो जाएगी। गंधहीन ही होती है। क्या होती है? ना एलपीजी रंगीन होती है, ना गंध वाली होती है, रंगहीन होती है। रंग नहीं होता है कोई भी, गंधहीन होती है, गंध नहीं होती है कोई भी, और हवा वायु से है भारी, इसलिए जिस स्थान पर जम जाएगी ना तो हमें दिखेगी और ना हमें पता चलेगा, आग लग जाएगी। इसलिए रंग तो इसका बदल नहीं सकते, ऐसा तो कुछ मिला नहीं कि इसका कलर चेंज कर दें, लेकिन मिला तो क्या? एक पदार्थ जिसको इसमें मिला दिया, जिससे इसकी विशेष प्रकार की गंध हो गई। तो जब एलपीजी को सिलेंडर में भरा जाता है उस समय इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। उसका नाम क्या है? एथिल मर्केप्टेन। क्या नाम है? एथिल मर्केप्टेन। एथिल मर्केप्टेन। ये जो एथिल मर्केप्टेन नामक पदार्थ है, ये एलपीजी को सिलेंडर में भरते समय उसमें थोड़ा सा डाल दिया जाता है, इसलिए जैसे ही गैस निकलेगी उसके साथ मेथिल जो है सॉरी एथिल मर्केप्टेन बाहर निकलेगा, और एथिल मर्केप्टेन बाहर निकलेगा तो क्या होगा? गंध से हमें पता चल जाएगा कि यार एलपीजी का मामला है, भागो यहाँ से, ठीक है, आग लग सकती है। एक गैस कांड हुआ था, मिथाइल आइसो साइनाइड। साइनाइड मैंने बताया था ना, साइनाइड खतरनाक है। कहाँ हुआ था भाई? वो भोपाल में। कहाँ हुआ था? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? और मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। मध्य प्रदेश कहाँ है? राजस्थान के सारे, लेकिन भारत में है ना। तो बताओ भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कौन है? और राजस्थान से पहले कौन था? एमपी। फिर एमपी छोटा क्यों हो गया? छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया इसलिए छोटा हो गया। वो जो एमपी है आपका, जो मध्य प्रदेश है, जिसे सोया प्रदेश कहते हैं, सोयाबीन के कारण, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों वहां पर भोपाल, जबकि राजधानी कौन है? अरे मध्य प्रदेश की राजधानी, एमपी की राजधानी बोलो। अरे एमपी की राजधानी, हु इज द कैपिटल ऑफ एमपी? तो फिर सोच कर रहे, ठीक है। लेकिन सबसे स्वच्छ जो स्थान है ना वो है इंदौर। कौन है? इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मतलब जांच होती है उसमें पहले नंबर पे आया, लेकिन उसी के बराबर में इस बार जो है गुजरात भी आया, ध्यान रखना। तो
तो वहां पर उस भोपाल के अंदर एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? वो यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है वो उर्वरक बनाने का काम करती थी। क्या? उर्वरक। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद नहीं होते जो फसल में खाद देते हैं, तो उसमें साइनाइड गैस उपयोग में ली जाती थी। उसमें रिसाव हुआ, हवा के साथ वो अंदर गया, पता ही नहीं चला, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। उस कंपनी के मालिक थे एंडरसन। ठीक है, चलिए, हमने कहा कि रंगीन है, गंदीन है। गंध किसके कारण आती है? एथिल मर्केप्टेन के कारण। ये कैसी होती है? हल्की। अब आपसे कहे दोनों में बेस्ट कौन है? सीएनजी। कारण दुर्घटना की संभावना क्या होती है? कम होती है। दुर्घटना की संभावना कम होती है और पोल्यूशन भी कम होता है इससे। कारण क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, जब इसकी एलपीजी का जो है अपन जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ कार्बन क्या है? कम है। तो ये सारी चीजें अपने को पता चलेंगी। ठीक है, चलो, आज तो मैं पता नहीं साइंस से स्टेट में स्टैटिक जीके से उसमें घुस रहा हूँ ना। यही तरीका होता है पढ़ने का। एग्जैक्टली आपका जो तरीका है ना वो यही होता है पढ़ने का। ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए कि पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो फिर बताओ, हाल ही में भारत में एक नया नेशनल पार्क बनाया गया है, उसका नाम क्या है? आप बताओगे मेरे को, है ना? देखिए, और इतना मैं बता दूं, है धौलपुर तो राजस्थान में। ठीक है, मतलब ऑल ओवर। उसके बाद भी 107वें नंबर का है जो आप मुझे कल बताएंगे। ठीक है, सिलेक्ट होना है ना, तो ध्यान रखना, स्टैटिक जीके के अंदर करंट को पकड़ लो। ठीक है, अब आपके प्रश्न कैसे बनते हैं देखो मैं बताता हूं, मत लिखो, ये कल चालू करवा दूंगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा 107वां राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका करंट का मामला। अब राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं टोटल? पहला कौन सा था? फेमस कौन सा है? तो फेमस में मुख्य रूप से जैसे टाइगर आ जाता है, टाइगर की बात आएगी तो सरिस्का की बात पूछ लेगा। ठीक है, सरिस्का की विशेष बातें पूछ लेगा आपसे, क्या खास बात है, कितना क्षेत्रफल है, ऐसे प्रश्न बनता है स्टैटिक जीके में। तो आप करंट से चलेंगे, उससे रिलेटेड पूरा बैकवर्ड वाला जो मामला है वो आप पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का मामला सही होता है। ध्यान रखना, ये 107वां मुझे बताओगे। और मैं से चाह रहा हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं पिछड़े नहीं। मैं कल से आपकी 10 मिनट की करंट की क्लास लूंगा अलग से। ठीक है, पर डे। आज नई चीज क्या है? आज न्यूज़पेपर में नया क्या है? जैसे अभी ये बना 107वां, ये क्या है, कहाँ है, क्यों है, कब बना, किसने घोषित किया, कैसे किया। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपसे 10 मिनट का डिस्कस किया करेंगे अगर आपको सिलेक्ट होना है तो। अच्छा, आज आपने उसमें क्या पढ़ा? हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, इसको तो क्लोज कर दो।